चलो कल हमने क्या पढ़ा था? काउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस किए थे। काउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? बेसिकली वो बोर्ड गाइडलाइंस हैं या वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में से चूज करके बनाया गया है। ऐसा इसलिए ताकि दुनिया की सबसे अच्छी अकाउंटिंग हो सके, ट्रू एंड फेयर व्यू आ सके। बेसिक ऑब्जेक्ट है ट्रू एंड फेयर व्यू लाना। और ट्रू एंड फेयर व्यू तभी आता है बेटा जब आपने क्या फॉलो कर रखे हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रखे हो। बात समझ में आ गई थी कि नहीं? बोलो। अब अकाउंट में पढ़ने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए। तो अभी हम स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनाएंगे, उसके बाद फिर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो तो एक एक करके बात डिस्कस करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा दो चीजें हमारे अकाउंट के अंदर होती है। जैसे अकाउंट है, आप सामने बचपन से पढ़ा है, अकाउंट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट किस पर बेस्ड होता है बेटा? डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। डबल एंट्री को कभी आपने महसूस किया? डबल एंट्री का मतलब क्या है? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? वो तो आपने रट्टा लगा दिया, गोल्डन रूल इज अ डबल एंट्री। वाई? ऐसा क्यों? मतलब ये सब चीजें तो फालतू बातें हैं, बट वाई रिक्वायरमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? किसी चीज के सिंगल एंट्री से काम नहीं हो सकता क्या? हाँ, दैट्स इंपॉर्टेंट कि भाई जैसे आपके पास ये मोबाइल है, क्या है बेटा? आप घर ले जाओगे तो घर वाले अकेला मोबाइल दिखाएंगे, घर वाले चुपचाप बैठ जाएंगे? क्या बोलेंगे? कौन सी कंपनी का है, कितने का आया, कि कहां से आया? तीन में से कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे? कहां से लाए? पैसा ऐसा तो बात की बात है, जब घर वालों ने पैसे दिए ही नहीं तो सब कौन सी कंपनी का उनसे मतलब ही नहीं, कहां से आया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं? बोलो। अरे हाँ है ना? तो डबल एंट्री सिस्टम का यूज यहीं से चालू हुआ। डबल एंट्री मतलब अकाउंट, अकाउंट दो चीजें बताता है, एक तो बेटा आपका सोर्स और दूसरा ये चीज कहां से आया उसका रिसोर्स। ये सोर्स और रिसोर्स का आंसर ही आपका क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। इनकम टैक्स वाले मेरे पास आए, 50 लाख रुपए मेरे घर में पड़े हुए थे, इनकम टैक्स वाले क्या पूछेंगे? कहां से आए? मैंने कहीं पार्टी में 5,000 रुपए खर्चा किया, मेरे घर वाले क्या पूछेंगे? पैसा कहां से लाया तू? बात समझ में आ रही कि नहीं? अकाउंट में इसी से महसूस हुआ डबल एंट्री सिस्टम कि यार दो चीजें तो एंड यूजर्स को बताना ही पड़ेंगी, एक क्या है सोर्स और दूसरा क्या है रिसोर्स। और इसी को बेस बना के अकाउंटिंग का तरीका डिजाइन किया गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब अकाउंट के अंदर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूं आपके पास कार है, आपके पास क्या है बेटा? कार है। जैसे आपके पास कार होगी तो आपके घर वाले पूछेंगे कहां से आई। तो हम जो चीज हमारे पास है, जो पैसा खर्च करके आई है, जब भी हम पैसा खर्च करते हैं किसी चीज के लिए तो उसको हम बोलते हैं क्या? फटाफट बोलो। रिसोर्स। क्या बोलते हैं उसको? रिसोर्स। रिसोर्स मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी से जनरेट होने वाली कोई भी एक चीज। क्लियर है कि नहीं? उसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट बोलो। रिसोर्सेस। ये कहां से आई? आने के तीन ही तरीके हो सकते हैं। आप ये बोलो कि पापा पापा मम्मी ने पैसे दिए थे, मतलब घर के पैसों से ही खरीदा है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे यहां उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल। मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास मोबाइल है और घर के पैसों से आया तो मेरी बैलेंस शीट में दो चीजें दिखेंगी, मोबाइल और कैपिटल। समझ में आया कि नहीं? बोलो। क्लियर हुआ? दूसरी चीज होती है बेटा क्या? आप बोल सकते हो पैसा कहां से आया? मैंने आपसे बोला बैंक से लोन लेके खरीदी,
तो सवाल ही पैदा हो गया, आउटसाइडर से पैसा लिया है मतलब क्या क्रिएट कर ली बेटा, लाइबिलिटी। तो आप बोलोगे लाइबिलिटी के थ्रू आई है, किसके थ्रू आई है बेटा, लाइबिलिटी के थ्रू आई है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी पूछते हैं भैया कार कहां से आई, मैंने बोला बैंक से लोन लिया है, मोदी जी चुपचाप बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है कि नहीं। तीसरा तरीका क्या है, आप ये बोल सकते हो कि पापा कार जो खरीदी ना मेहनत की कमाई है, दिन रात रीगल स्क्वायर पे भीख मांगी है, तब जाके पैसा इकट्ठा करके कार खरीदी है। बात समझ में आ रही कि नहीं, मेहनत की कमाई से खरीदी मतलब प्रॉफिट से खरीदी। क्लियर। रिवेन्यू, जिसको आप रिवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम कुछ भी बोल सकते हो, यहां से जनरेट हुई। क्लियर। तो तीन ही रास्ते होते हैं किसी भी रिसोर्सेस को लाने के, वो कौन कौन से हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। इन तीन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता बेटा, इन्हीं को हम बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं इनको, सोर्स। डबल एंट्री सिस्टम इज डिजाइन फॉर सोर्स और रिसोर्स, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बस ये दो चीजें ही चाहिए। क्या क्या चाहिए, फटाफट बोलो, सोर्स और रिसोर्स ही चाहिए, इसके अलावा एंड यूजर कुछ मांगते ही नहीं है। इसी को बेस बना के लुकास पेसियोली, जो बचपन में आपने पढ़ा था, जो हमारे अकाउंट के जनक थे, पत्थरों से जो अकाउंटिंग होती थी, उस समय उन्होंने सोर्स और रिसोर्स को जनरेट किया, जिसको डेबिट क्रेडिट के नाम से जाना गया। क्रेडिट हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं बात करूं तो देयर आर सोर्स, और सोर्स तभी जनरेट होते हैं जब आपके ऊपर लोग विश्वास करें। तो इटालियन लैंग्वेज में क्रेडिटो का मतलब होता था विश्वास, ऑन बिहाफ, विश्वास, आपको विश्वास करें। क्लियर है कि नहीं। और डेबिटो का मतलब होता था जो आपको कुछ दे, कमा के दे, तो वो कहलाते थे क्या, फटाफट बोलो, रिसोर्सेस। समझ में आया कि नहीं। और यहीं से उन्होंने डेबिटो और क्रेडिटो से डेबिट और क्रेडिट बनाया। समझ में आया कि नहीं। जो आज हमारे डेबिट और क्रेडिट के नाम से डबल एंट्री सिस्टम चलता है, और जिसको आप बोलते हो कि हर एक चीज के डबल इफेक्ट आएंगे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा। उसका लॉजिक ही इतना है कि भाई कोई चीज है तो तय वो किसी सोर्स के थ्रू ही आई होगी, बिना उसके नहीं आई होगी। बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको अकाउंट समझना है, तो अकाउंट समझने के लिए आपको इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। और इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी का मतलब क्या है कि पैसा कहां से आया, पैसा कहां से आया। तो पैसा लाने के मैंने आपसे बोला तीन ही रास्ते हैं। वो तीन चीजें हमेशा इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और आउटफ्लो की बात करें तो हमारे पास दो ही चीजें ऐसी होती हैं जो आउटफ्लो करताती हैं। मतलब अगर मैं बोलूं पैसा कहां से आया, इनफ्लो ऑफ मनी क्या है, तो इनफ्लो ऑफ मनी तीन जगह से ही हो सकती है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। पहला तरीका है घर से ला सकते हो, ऑन मनी, जिसको आप क्या बोलते हो, जोर से बोलो, कैपिटल। दूसरी चीज क्या होती है, अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, फटाफट बोलो, लाइबिलिटी। और तीसरी चीज क्या है इनफ्लो ऑफ मनी का, तो सारे बच्चे बताओ क्या, रेवेन्यू, इनकम या प्योर प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, आउटफ्लो क्या होगा, अगर पैसे का अगर मैं बात करूं तो आप दो जगह ही पैसा खर्च कर सकते हो। या तो आप उससे क्या क्रिएट करोगे बेटा, असेट, या क्या क्रिएट करोगे, फटाफट बोलो, एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। आप इन्हीं से क्या जनरेट कर सकते हो, इनकम और एक्सपेंसेस को क्रिएट कर सकते हो। समझ में आई बात की नहीं, बोलो, एनी डाउट, पक्का समझ में आया इतना। इट्स टू इजी। तो ये थोड़ी सी बातें हमको ध्यान रखना है, मतलब सारे बच्चे ध्यान से समझना। हमने इन 5 चीजों के बारे में खूब पढ़ा है, लेकिन मैं अब आपको इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए तैयार करूंगा। क्लियर है कि नहीं। इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डेफिनेशन हमको पढ़ना पड़ेंगे, जिनको हम टेक्निकल डेफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो टेक्निकल डेफिनेशन से मिलके बने हुए हैं। सरल लैंग्वेज में आपने इन सबके मीनिंग पढ़ रखे हैं, अब सबसे पहले अपन इनको टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे। क्लियर है कि नहीं, एनी डाउट। सर मतलब क्या, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आउटफ्लो हमेशा, पैसा हमेशा हम इसलिए खर्च करते हैं ताकि हमको कुछ क्या मिले, फटाफट बोलो, बेनिफिट्स मिले। क्या मिले, फटाफट बोलो, बेनिफिट मिले। भाई मैं आपसे बोलूं तुम मेरे को 500 रुपए दो, तो सबसे पहले दिमाग में आता है मेरा क्या फायदा।
बोलो हाँ है ना। पैसा हम तभी खर्च करते हैं जब कुछ फायदा हो, जेब से नहीं तो 1 रुपए भी नहीं निकले। क्लियर है कि नहीं? तो आउटफ्लो ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? वही अगर पैसा लाने की बात की जाए तो पैसा जब भी आप मांगने जाते हो किसी से तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? सेक्रीफाई करना पड़ता है। ये तीनों चीजें आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाई कराती। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, रिसोर्सेस मतलब कुछ सेक्रीफाई करना, सोर्सेस मतलब कुछ सेक्रीफाई करना, और रिसोर्सेस मतलब कुछ बेनिफिट लेना। क्लियर है कि नहीं? रिसोर्सेस हमेशा आपको बेनिफिट देते हैं और सोर्सेस हमेशा आपको क्या कराएंगे? सेक्रीफाई। मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत थी, मैं अपना मोबाइल कुर्बान कर दूं, किसी को दे दूं, तो मेरे को वो कितने रुपए दे देगा? 5,000 दे देगा। मेरे को 5,000 लाने के लिए मोबाइल को कुर्बान करना पड़ा, तब 5,000 मिला कि नहीं? अरे हाँ है ना। क्लियर? मैं आपसे बोलूं यहां झाड़ू लगाओ तब मैं 500 रुपए दूंगा, तो आपको झाड़ू लगाओगे तब 500 रुपए मिलेंगे। मतलब कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाई करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाई के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ आई बात? पक्का? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो बेटा कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बोलो। वहीं इन 5 वर्ड्स की डेफिनेशन हमको एक एक करके डिस्कस करना है, क्योंकि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 5 चीजें यूज होंगी। जब तक आपकी क्लियरिटी नहीं होगी इन 5 चीजों को लेकर के, तब तक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में नहीं आएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहली डेफिनेशन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो क्या है बेटा? असेट्स। व्हाट इज असेट? व्हाट इज असेट्स? जो हमको फ्यूचर बेनिफिट दे। वेरी गुड। सबसे पहले अगर मैं असेट को डिफाइन करूं तो आप बिल्कुल बोलोगे कि असेट क्या है? असेट इज अ रिसोर्सेस। असेट क्या है बेटा? एक रिसोर्स है विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो आपको क्या देती है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपने बोला कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे, उसको हम असेट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन में कौन कौन है बेटा? ऑनलाइन में कौन कौन है? लिंक सही चालू कर रखी आज। क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चों ध्यान रखोगे कि नहीं? तो मैंने बोला क्या, फटाफट बोलो असेट क्या है। तो असेट क्या है बेटा? विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे। क्लियर है कि नहीं? अपने लिंक शेयर करी क्या ग्रुप पर? ग्रुप पे शेयर करी? ग्रुप पे दिख नहीं रही मेरे को लिंक। एक मिनट। नहीं, मेरे को लिंक शेयर करो आप। ग्रुप पे डाली नहीं आपने लिंक। मेरे को बोलो, मेरे को शेयर करें, या उनको बोल के आओ कि ग्रुप पे डालें। ग्रुप पे नहीं गई लिंक अभी तक बच्चों के। जस्ट मिनट बेटा। चलें, क्या ये समझ में आया आपको? पक्का? चलें, तो अब असेट्स क्या होती हैं? कोई भी पूछता है आपसे तो क्या बोलोगे? असेट इज अ रिसोर्सेस। पहले तो क्या बोलोगे? असेट क्या है? एक तरह की रिसोर्स। रिसोर्स बोला मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि किसी पैसे को खर्च करके आई है। क्लियर है कि नहीं? आउटफ्लो ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रही है। असेट इज अ रिसोर्सेस विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक
बेनिफिट, जो हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगी। केवल इतना बोलने से असेट बन जाएगी क्या? नहीं, और क्या होना चाहिए? हाँ, उस पर मेरा क्या होना चाहिए बेटा? इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, एंड विच इज इफेक्टिव कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइजेस। ये दो कंडीशन पूरी होंगी तो उसको असेट बोलेंगे। अब मैं इसको समझाता हूं पहले तो ये क्या है, फिर उसके बाद अब असेट की डेफिनेशन में आपको लिखवाता हूं। क्लियर है कि नहीं? इधर हो बेटा, क्या नाम आपका? राज। राज, एक मिनट आओ, ध्यान से सुनना भैया। हमारे राज हैं। राज, क्या आप मेरे यहां जॉब करोगे? Yes, sir. राज ने मेरे यहां जॉब ज्वाइन कर लिया। मेरे को बताओ, राज मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा कि नहीं? तो मेरे यहाँ काम करोगे, मेरे को फायदा है कि नहीं? Yes, sir. आज ही होगा कि फ्यूचर में भी होगा? फ्यूचर में भी। फ्यूचर में हो गया तो क्या राज मेरी एसेट हो गया? बोलो, राज मेरी एसेट है? अगर मेरी एसेट है तो मैं इसकी किडनी मिंडी निकाल के बेचना चालू कर दूं? भाई मोबाइल का तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, इनको बेच सकता हूं, बेच दूं तुमको, एक्सचेंज में दे सकता हूं, इनको किराए पे चला दूं, क्या कुछ कर सकता हूं? नहीं। अगर मैं कुछ भी करने जाऊंगा तो ये क्या बोलेंगे? बोले भगवान आपके यहाँ जॉब नहीं करना, मैं तो जा रहा हूं, और मैं इनका हाथ पकड़ के बोलूं ना जाओ सियां छुड़ा के भैया, तो भी ये मानेंगे क्या? क्या ये जॉब छोड़ के जा सकते हैं कि नहीं? कभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय बड़ा बेवफा होता है, कभी भी छोड़ के। इफेक्टिव कंट्रोल मतलब अगर कोई चीज आपको छोड़ के जा सकती है, इसका मतलब आपका उस पर इफेक्टिव कंट्रोल, छोड़ने से पहले उसको पसीना आ जाए तो उस चीज पे आपका क्या है? जोर से बोलो, इफेक्टिव कंट्रोल है। समझ में आ रहा कि नहीं? पहली बात क्लियर हुई? बताओ, असेट होने के लिए क्या होना जरूरी है? जल्दी से बताओ। इफेक्टिव कंट्रोल होना जरूरी है। अगर उस पर आपका इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है राज भाई, तो हमारी असेट नहीं है। फ्यूचर बेनिफिट्स अकेले इंपॉर्टेंट नहीं होते, इफेक्टिव कंट्रोल भी होना जरूरी है। गुड। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर कोई पूछता है तो डाल दी। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब ओनरशिप नहीं तो आप ओनरशिप अपने दिमाग में बिठा लो। ध्यान रखना, इफेक्टिव कंट्रोल और ओनरशिप दोनों में फर्क होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मोबाइल अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दिया, क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करे? मैंने कोई बिल नहीं बनाया, बस मोबाइल को गिफ्ट कर दिया, बिल मेरे नाम से है, मोबाइल गिफ्ट कर दिया। सारे बच्चे बताओ, ऑनरशिप मेरी है, लेकिन क्या मोबाइल पे मेरा कंट्रोल है आपकी मेरी गर्लफ्रेंड का है? किसकी बुक्स में मोबाइल रिकॉर्ड होगा? मेरी बुक्स में नहीं होगा। किसकी बुक्स में होगा? गर्लफ्रेंड की। क्यों? क्योंकि उसका इस पे क्या आ गया? जोर से बोलो। इफेक्टिव कंट्रोल। वो चाहे तो इसका पार्ट पार्ट तोड़ के बेच दे, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो दे चुका हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ओनरशिप देना इंपॉर्टेंट नहीं। चलो इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। एक बार और आओगे राज भाई को मोबाइल खरीदना है मेरी दुकान मोबाइल की। राज भाई आए, बोलते सर मोबाइल पसंद आया, 50,000 का है, 10,000 में दे दूंगा अगर बिना बिल के लोगे तो। बिल के साथ में चाहिए 50,000 का दूंगा, क्या करोगे? बिल के साथ लोगे तो 50 का मिलेगा, बिना बिल के लोगे तो 10,000 का मिल जाएगा। फ्रॉड भी तो हो सकता है। हाँ, वो बात की बात है, लेकिन लोग क्या करते हैं मेरे को बताओ क्या करेंगे? कितने का लोगे? 50 का कि 10 का? क्या बोलोगे? बिल इंपॉर्टेंट नहीं है, भाड़ में जाओ, 10,000 रुपए और मोबाइल लो, बोलो आए ना। दिमाग मत लगाओ ज्यादा। इंपॉर्टेंट क्या है? मोबाइल है कि बिल? मोबाइल इंपॉर्टेंट है भाई। गर्लफ्रेंड को बात करना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या इंपॉर्टेंट है? मोबाइल जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? मैंने इनको 10,000 रुपए का क्या बेच दिया? मोबाइल दे दिया। मैंने बोला पैसे दो, इनने मेरे को पैसे दे दिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? सारे बच्चे बताओ, क्या मैंने मोबाइल का इफेक्टिव कंट्रोल इनको दे दिया? बोलो आए ना। ये मोबाइल का जो करें, अब कल को चोरी हो, कुछ भी हो, टूटे फूटे, ये जाने, उसका काम जाने, मेरे को कोई दिक्कत है क्या? लेकिन ओनरशिप दी। कल को पुलिस आए और पुलिस पकड़ती है इनको, बाद में पता चला ये चोरी का मोबाइल था और ये फंस गए, पुलिस वाले पकड़ के ले गए इनको। ये बोलते हैं सर से खरीदा। ये मेरे पास आते हैं कि सर, मैंने बोला साहब मैं तो जानते नहीं इस आदमी को, मैं तो बिना बिल के एक भी नहीं बेचता। इनके पास कोई प्रूफ है कि मेरे से खरीदा? फंसेगा कौन? बिना ओनरशिप के भी काम हो रहा है कि नहीं? बोलो। तो क्या बिल बनाना जरूरी होता है?
ऑनरशिप लेना जरूरी होता है कंट्रोल देने के लिए? नहीं, कंट्रोल देने के लिए ऑनरशिप का होना जरूरी नहीं है। असेट मेरे पास है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। समझ में आ रहा कि नहीं? तो आज के बाद दिमाग में एक चीज बिठा लो, इनवाइस योर डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिव कंट्रोल। अकाउंट बोलता है इफेक्टिव कंट्रोल किसी के पास में है तो वो चीज उसकी बुक्स में ही रिकॉर्ड होगी और किसी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या ये बात दिमाग में गई कि नहीं? तो आज के बाद रिकॉर्डिंग करने के लिए खाली क्या सोचना है? इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब जब मैं किसी की बैलेंस शीट चेक करूंगा और वहां मोबाइल लिख रहा है तो मैं बिल नहीं मांगूंगा, बस उससे मोबाइल लूंगा। मैंने कहा दिखाना मोबाइल, उसने बोला हाँ, और मैं तोड़ने वाला हूं और वो हाँ, मैं समझ जाऊंगा इफेक्टिव कंट्रोल इसके पास है। क्लियर है कि नहीं? किसी दूसरे का होगा तो चिल्लाएगा कि नहीं? वो समझ में आएगा कि नहीं? इफेक्टिव कंट्रोल मतलब मैं उससे खाली क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप इस मोबाइल को सेल कर सकते हो? अगर वो बोल रहा हाँ सेल कर सकता हूँ, या वो बोलूं मैं उससे कि क्या आप इस मोबाइल को एक्सचेंज में दे सकते हो? बोले हाँ दे सकता हूँ। या मैं उससे बोलूं क्या इसको आप किसी को किराए पे देके चला सकते हो? बोले हाँ कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो वो उसकी ही असेट है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी नहीं होता। अब सारे बच्चे ध्यान से समझना, ये कमरा मैंने 10 साल के लीज पे ले लिया, 10 साल के लीज पे ले लिया, तो बताओ क्या इस पे मेरी ओनरशिप आ गई? क्या इस पे मेरी ओनरशिप आ गई? जोर से बोलो। नहीं। लेकिन बताओ क्या 10 साल के लिए इस कमरे का कंट्रोल मेरे हाथ में है? जोर से बोलो। इफेक्टिव कंट्रोल है। हाँ, मैं 10 साल यहां कुछ भी कमाऊं, कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं इससे कमाई कर सकता हूं? मेरे को बेनिफिट देगा? तो 10 साल तक ये मेरी बुक्स में दिखेगा, भले ओनरशिप नहीं, बट मेरी बुक्स में 10 साल तक आएगा, 10 साल के बाद नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए बेटा लीज होल्ड असेट, किराए पर लीज आने वाली असेट भी बुक्स में दिखाई देती। दिमाग में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो दैट इज योर असेट, उसको हम असेट बोलते हैं। तो आज के बाद असेट की डेफिनेशन ब्रॉड करो। अच्छा, कई लोग असेट पूछो ना तो फिक्स असेट की डेफिनेशन बोलते हैं, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे मोर देन 12 मंथ। नालायक, फिक्स असेट थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं, असेट पूछ रहा हूं। असेट में सब आती, फिक्स असेट, करंट असेट सब आएंगी। क्लियर है कि नहीं? बस 2 शर्तें पूरी करें, बताओ कौन कौन सी? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे और उस पर क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। आज के बाद याद रहेगा कि नहीं? तो लिखें असेट की डेफिनेशन क्या हो गई? असेट इज अ रिसोर्सेस, asset is a resources, asset is a resources which provide future economic benefits, which provide future economic benefits, which provide future economic benefits and which is effectively controlled by enterprises, controlled by enterprises। और वो बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होना चाहिए, विच इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा कि नहीं? बोलो। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? तो मेरी असेट्स हैं। समझ में आया? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है क्या? पक्का समझ में आ गया कि नहीं? तो ऑनरशिप लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज मेरे को बेनिफिट दे रही है तो मेरे लिए असेट्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कंट्रोल है या नहीं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे जाके अपन एक डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मेरी जो फैक्ट्री है ना वो एक ऐसी जगह पर है कि वहां मतलब नदी के उस पार है। अब फैक्ट्री तक जाने के लिए नदी को तैर के जाना पड़ता था, तो कोई एम्प्लॉय मेरा काम नहीं कर रहा था, मैंने नदी के ऊपर एक पुल बनवा दिया। सारे बच्चे बताओ क्या उस पुल पर मेरे ओनरशिप ले ली? मैं पुल बनवाऊंगा तो गवर्नमेंट पुल मेरे नाम कर देगी क्या? वो पुल किसके कहलाएगा? गवर्नमेंट का। वहां से लोकल लोग भी गुजर सकते हैं, सब लोग गुजर सकते हैं, लेकिन फायदा मेरे को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पुल रहेगा तो मेरी फैक्ट्री चलेगी। तो पुल अगर मैं बनवा रहा हूं, भले मेरा कंट्रोल नहीं है, ओनरशिप नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी बैलेंस शीट में दिखाई देगा।
क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो मेरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो ओनरशिप होना जरूरी नहीं होता, बस ये ध्यान रखना। अगर किसी चीज के खर्चा करने से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहे हैं और वो बेनिफिट आपके इफेक्टिवली कंट्रोल में है, तो बेटा वो आपके लिए क्या कहलाएगा? असेट। इसके लिए ओनरशिप होना जरूरी नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? तो बैलेंस शीट में इफेक्टिवली कंट्रोल वाली चीजें ही आएंगी। आई होप सबको असेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज होती है बेटा एक्सपेंसेस। दूसरे वर्ड क्या है? फटाफट बोलो। एक्सपेंसेस। अब मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट अबाउट इज एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे एक्सपेंसेस की डेफिनेशंस में? तो असेट की कोई भी एक कंडीशन पिट रही हो ना, तो वो खर्चा है। मतलब एक्सपेंसेस भी क्या है? आउटफ्लो ऑफ मनी है, या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस है, या आउटफ्लो ऑफ सोर्सेस है। क्लियर है कि नहीं? जो सोर्स से आपने पैसा कमाया था वो कहीं खर्चा किया है। जिनके बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको दिखाई ना दें कि यार पैसा खर्च कर दिया लेकिन अब कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एग्जॉस्टेड। बेनिफिट्स क्या हो गए? जोर से बोलो। एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने समोसा खरीदा, खा लिया, अब फ्यूचर दिखाई दे रहा क्या? आप उससे कुछ कमाई कर पाओगे क्या? जो मिलना था मिल गया, आगे अब कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो आपके लिए क्या है? जोर से बोलो। एक्सपेंसेस है। वो आपके लिए क्या है? जोर से बोलो। एक्सपेंसेस है। क्लियर है कि नहीं? या मैं बोलूं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो दिखाई दे रहे लेकिन उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो वो भी क्या है? जोर से बोलो। एक्सपेंसेस है। जैसे राज भाई को मेरे यहां मैंने एम्प्लॉय रखा था, तो राज भाई मेरे को फ्यूचर बेनिफिट तो दे रहे लेकिन उस पर मेरा क्या नहीं था? फटाफट बोलो। कंट्रोल नहीं था। वो तो जब चाहे तब जॉब छोड़ के जा सकते थे। बोलो। ना मैं उनको रेंट पे चला सकता था, ना मैं उनको एक्सचेंज में दे सकता हूं, ना मैं सेल कर सकता हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो। तो मेरा उन पे क्या नहीं है? फटाफट बोलो। इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। तो वो चीज क्या हो गई आपकी? फटाफट बोलो। एक्सपेंसेस। तो अगर मैं एक्सपेंसेस की डेफिनेशन आपसे पूछूं कि व्हाट इज एक्सपेंसेस, तो आप एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या बताओगे मेरे को? तो एक्सपेंसेस क्या है? फटाफट बोलो। एक्सपेंसेस भी रिप्रेजेंट द आउटफ्लो ऑफ मनी, या एक्सपेंसेस इज अ आउटफ्लो ऑफ सोर्सेस विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एग्जॉस्टेड। लिखो। एक्सपेंसेस क्या है? आउटफ्लो ऑफ सोर्सेस ऑफ मनी। क्लियर है कि नहीं? विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एग्जॉस्टेड, जिनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो चुके हैं? जोर से बोलो बच्चों। एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज अवेलेबल बट इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट अवेलेबल। इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हैं लेकिन क्या नहीं है? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या नहीं है आपके पास? इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट अवेलेबल। तो वो भी आपके लिए क्या है? जोर से बोलो। एक्सपेंसेस है। वो भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। सारे बच्चे बताओ, इसको पढ़ने से आपके दिमाग का एक भ्रम दूर हुआ कि अकाउंटिंग करने के लिए बिल होना इंपॉर्टेंट, ओनरशिप होना जरूरी नहीं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। हमारा अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा अगर उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं या बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गए हैं तो भी करेगा। क्लियर? बोलो हाँ है ना? अकाउंटिंग दोनों ही केसेस में होगी। क्लियर हुआ बच्चों? पक्का? आगे बढ़ू। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा आपका लाइबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लाइबिलिटी। लिखे जरा। लाइबिलिटी। इसके बाद ही मैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करूंगा, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आएंगे। क्लियर? कुछ बेसिक अपन पढ़ेंगे पहले ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए आपकी। नहीं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप रटना चालू कर दोगे और मेरे को रटाना नहीं है, समझाना है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। सबको क्लियर हुआ? अभी बताओ। एक्सपेंसेस और असेट दोनों की डेफिनेशन में कोई दिक्कत?
पहचान लोगे अब असेट और एक्सपेंसेस को? वैसे तो पहचानते ही थे, बट अब लॉजिकली कर पाओगे कि नहीं? आगे बढ़ू। नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? तो लाइबिलिटी क्या है बेटा? सोर्स ऑफ रिसोर्स है। लाइबिलिटी क्या है? सोर्स ऑफ, किसी रिसोर्सेस का सोर्स है। क्लियर है कि नहीं भाई? जैसे बैंक के पास गया, बैंक से 50,000 रुपए मांगे, तो बैंक ने मेरे को 50,000 रुपए दिए। 50,000 क्या है मेरे लिए? रिसोर्स। लेकिन 50,000 आने का सोर्स क्या है? लाइबिलिटी। आप मम्मी के पास गए, मम्मी से 5,000 रुपए ले लिए। क्लियर है कि नहीं? गर्लफ्रेंड ने आपको मोबाइल गिफ्ट कर दिया, तो मोबाइल आया कहां से आया? गर्लफ्रेंड से आया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो मोबाइल क्या हो गया आपके लिए? रिसोर्स। उसका सोर्स क्या होगी? गर्लफ्रेंड। वैसे ही लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है? सोर्स ऑफ रिसोर्सेस है। तो लाइबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ रिसोर्सेस अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, जो किसी पास्ट इवेंट से अराइज हुई है। अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन द सेटलमेंट ऑफ विच is expected to result is in outflow of economic resources. नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं लाइबिलिटी। बस ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत सारे एएस में यूज होगी। किसी को कोई दिक्कत बेटा? कुछ पूछना है बेटा इसमें? हेलो, क्लियर है? चलो अब सारे बच्चे ध्यान से समझना। किसी भी लाइबिलिटी को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि उसके रिकॉग्नाइजेशन का रूल क्या होता है। कोई भी लाइबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में आएगी, कब आएगी? जब वो ये 4 शर्तें पूरी करे। इन 4 चीजों से मिलकर के लाइबिलिटी बनी होती है। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। दूसरा, पास्ट इवेंट होना चाहिए। तीसरा, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस होना चाहिए और उसका कोई अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। और चौथा, एबिलिटी टू मेजरमेंट होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें हैं तो आपको लाइबिलिटी समझ में आएगी। क्लियर है कि नहीं? 4 चीजें का टोटल आपकी लाइबिलिटी बनाता है। मतलब लाइबिलिटी होने के लिए ये सब चाहिए भैया साहब। क्लियर है कि नहीं? क्या क्या चाहिए फटाफट बोलो। ये बोलते हैं लाइबिलिटी तभी बुक्स में आएगी जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा, पास्ट इवेंट होगा, आउटफ्लो इज प्रोबेबल होंगे, नॉट अल्टरनेट सेटलमेंट अवेलेबल होगा, कोई अल्टरनेट सेटलमेंट नहीं होगा, और मेजरमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजरमेंट की एबिलिटी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भाई लाइबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। एक भी कंडीशन मिट गई तो फिर कोई लाइबिलिटी नहीं है। चलो अब इन चीजों को पहले समझते हैं, तब जाके वो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी ना वो तुमको समझ में आएगी। क्लियर? एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पास्ट इवेंट। सबसे पहले कौन सा इवेंट बोला? पास्ट। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने आज अनाउंसमेंट किया कि मैं अगर सीए इंटर्न में बच्चा पास नहीं हुआ तो मैं उसकी फीस वापस लौटा दूंगा। ठीक है? बोलो हाँ है ना? अब मेरे को बताओ, क्या मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई? आ गई क्या? समझो। अरे लाइबिलिटी आने के लिए पहले बच्चे ज्वाइन तो करें। मेरे बोलने से कुछ हो रहा है क्या? अरे हाँ है ना? ज्वाइन करेंगे तो मेरे को टेंशन होगी कि हाँ लाइबिलिटी आ सकती। मतलब पास्ट इवेंट होना जरूरी है। पास्ट इवेंट मतलब मेरा अनाउंसमेंट करना नहीं है। अनाउंसमेंट तो बात की बात है, पहले बच्चा ज्वाइन तो करे। क्लियर है कि नहीं? ज्वाइन ही नहीं करोगे तो इस बोलने का कोई मतलब निकलेगा क्या? क्लियर है कि नहीं? पास्ट इवेंट का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशंस आया। क्लियर है कि नहीं? बोलो।
अब मान लो बच्चे ज्वाइन कर गए। अब मैं एक और अनाउंसमेंट करता हूं कि अगर कोई बच्चा एडवांस अकाउंट में 90% के ऊपर लाएगा तो मैं उसको कुछ दूंगा। हमारे राज भाई 98% ले आए, क्या मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई? राज भाई आए मेरे पास, बोलते सर सर आपने अनाउंसमेंट किया था, आप मेरे को कुछ दोगे, मेरे को कुछ दो ना। आया राज भाई, मैंने बोला जुग जुग जियो, जाओ। आउटफुल ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हुआ क्या कुछ? क्या मेरे पास अल्टरनेट था, आशीर्वाद दे दिया, आज उसी में खुश हो गया? बात समझ में आई कि नहीं? मेरे को बताओ, क्या आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज जरूरी है? उसका कुछ क्या नहीं होना चाहिए? अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अल्टरनेट है तो दैट मीन्स वो लायबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो। तो पास्ट में कुछ हुआ जिसके कारण से आपके ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आई और आप उसका एक मेजरमेंट कर पा रहे हो और उसका अल्टरनेट नहीं है, तो वो लायबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला किसी के एडवांस में 90% से ज्यादा आएंगे तो मैं 10,000 रुपए दूंगा। अब सारे बच्चे बताओ, मैंने जैसे ही अनाउंसमेंट किया तो उस समय लायबिलिटी नहीं आई, लेकिन राज ने 90% से ज्यादा मार्क्स ले आया। अब जैसे ही 90% से ज्यादा मार्क आए तो सारे बच्चे बताओ पास्ट में इवेंट हो गया कि नहीं? जो मैंने बोला था वो हो गया? बोलो। दूसरा, क्या आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस होगा? क्या मेरे को रुपए ही देना पड़ेंगे? आया ना? तीसरा, क्या मेजरमेंट हो रहा है? मैं कितना दे पाऊंगा, दूंगा 5,000 दूंगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? और लास्ट क्या, फटाफट बोलो, क्या उसके कारण मेरे ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया है? आ गया है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? तो बताओ, क्या ये चारों कंडीशन पूरी हो रही? दैट मीन्स राज मेरे लिए अब क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। अब मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लियर है कि नहीं? कितनी कंडीशंस होना जरूरी है बेटा? 4। जब तक ये चारों कंडीशंस पूरी नहीं होती तब तक उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो, लायबिलिटी नहीं बोलते। क्लियर है कि नहीं? अब यहां कुछ वर्ड्स आए हैं, पहले उन वर्ड्स को अपन डिस्कस करेंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे अकाउंट्स के अंदर। जैसे एक वर्ड यूज हो रहा है प्रोबेबल, एक वर्ड यूज हो रहा है प्रेजेंट। क्लियर है कि नहीं? बोलो। बाकी एक मेजरमेंट का मतलब क्या है? पास्ट इवेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पास्ट इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? पास्ट इवेंट मतलब पुराने समय में कुछ हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो इन चीजों को अपन समझते हैं तो जाके हमको बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स की। चांसेस ऑफ अकरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्लिगेशन आर 4 टाइप। मैं लायबिलिटी पे वापस लौट के आऊंगा डेफिनेशंस पढ़ाने के लिए, पर ध्यान रखना चांसेस ऑफ अकरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी आर 4 टाइप्स। ऑब्लिगेशन 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के वर्ड हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलेंगे। एक, कभी कभी किसी वर्ड के साथ लिखा होगा रिमोट ऑब्लिगेशन, रिमोट असेट, कुछ भी लिखा हो सकता है। अभी हम लायबिलिटी पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने रिमोट लायबिलिटी या ऑब्लिगेशंस लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। दूसरा होता है पॉसिबल। दूसरा क्या होता है बेटा? पॉसिबल। और तीसरा होता है प्रोबेबल। तीसरा कौन सा होता है? प्रोबेबल। और चौथा होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट। कौन सा? फटाफट बोलो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कुल मिला के कितने तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं बेटा? 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन। फर्स्ट वन इज रिमोट, सेकेंड वन इज पॉसिबल, तीसरा कौन सा हो गया? प्रोबेबल, और चौथा कौन सा हो गया? प्रेजेंट। क्लियर है कि नहीं? अब सारे बच्चे इन चीजों को ध्यान से समझो ताकि आपको लायबिलिटी की डेफिनेशन समझ में आए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? इन वर्ड्स के बाद ही हम लायबिलिटीज को प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो लायबिलिटी समझने के लिए इनको हमको समझना जरूरी है। फिर हम वापस लौट के आएंगे हमारी लायबिलिटी की डेफिनेशंस पर और लायबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर्ली। किसी भी चीज के होने के चांसेस क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। जैसे मेरी क्लास में मैं बोलूं किसी के एडवांस में 100 में से 100 आएंगे तो उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा। बताओ चांसेस क्या? ये तो नहीं बोल सकते 0% है, ये तो नहीं बोल सकते। बोलो हाँ है ना? ये भी नहीं बोल सकते कि 50-50 चांसेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो चांसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कोई चीज हो रही है ना तो उसका चांस क्या है, उस चीज के होने के
चांसेस क्या है? क्लियर? आप बैठ करेंगे यहां सोच रहे हो आलिया भट्ट आपकी हो जाए, वो तो किसी और की हो गई, कोई दूसरी हीरोइन बताओ। समझ में आएगी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो यहां बैठ के सोचने से कुछ हो जाएगा क्या? आपके दिमाग में तो दुनिया भर की 100 बातें आती रहती हैं दिन भर में, ये हो जाए, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। क्या आपके सोचने से वो चीज हो जाती है? तो सबसे पहले तो चांसेस देखे जाते हैं, और चांसेस ऑफ अकरेंस पर मतलब वो चीज होगी कि नहीं होगी, उसके चांसेस क्या है। सबसे पहला ऑब्लिगेशन है रिमोट ऑब्लिगेशन। कौन सा? फटाफट बोलो। रिमोट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा ऑब्लिगेशन जिसके आने के चांसेस बहुत कम हो, थोड़े से हो, मतलब लेस देन 5% है। चांसेस आर लेस देन 5%। किसी चीज के होने के चांसेस आर लेस देन 5%, दैट मीन्स दोज ऑब्लिगेशन आर रिमोट ऑब्लिगेशन। उस ऑब्लिगेशन को कौन सा ऑब्लिगेशन बोलोगे? रिमोट ऑब्लिगेशन। क्लियर? अरे हाँ है ना? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, सारे बच्चे जल्दी से बताओ कि अगर इस ऑब्लिगेशन को मैं रिमोट ऑब्लिगेशंस बोल रहा हूं, तो रिमोट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस चीज के होने के चांसेस क्या है? फटाफट बोलो। लेस देन 5%। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं ये इनकी गर्लफ्रेंड बनेगी, बनने के चांसेस क्या है? बताओ क्या चांसेस है? गर्लफ्रेंड बनेगी तो खर्चा होगा कि नहीं? अच्छा होगा, तो लाइबिलिटी आएगी। लेकिन पहले तो बताओ लाइबिलिटी आएगी, इसके चांसेस क्या है? कितने परसेंट चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या आपको लग रहा है कि 5% से ज्यादा चांसेस है? दिखाई दे जाता है भाई, कोई चीज होगी कि नहीं होगी, उसके चांसेस क्या है। जैसे मैं भी बोल रहा था एडवांस में से 100 में से 100 आएंगे, क्या चांसेस हैं? लेस देन 5%। लेकिन आप जीरो नहीं बोल सकते, जीरो से तो कुछ ज्यादा होता है। जीरो कभी नहीं होता, जीरो से कुछ ज्यादा है, बट जीरो से बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं कई बार बोलूंगा असेट में भी, मैंने अंबानी जी को गुड्स बेचा, पैसा डूबने के चांसेस क्या है? आप कभी 0% नहीं बोलोगे, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कल को अंबानी जी भी मुकर सकते, बोले नहीं देना, जाओ जो उखाड़ लो उखाड़ लो। समझ में आया कि नहीं? बोलो। लेकिन हाँ, इन जनरल आप क्या बोलोगे? रिमोट है। क्या है? फटाफट बोलो। रिमोट। जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा लगे कि किसी चीज के होने के चांसेस बहुत कम है, तो उसको बोलेंगे रिमोट। क्या बोलेंगे उसको? रिमोट। ये असेट में भी आएंगे और लाइबिलिटी में भी आएंगे। ध्यान रखना, आगे जाके मैं जो भी एएस पढ़ाऊंगा उसमें ये दोनों वर्ड यूज करूंगा, सारे वर्ड। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो अभी लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो आने के चांसेस बहुत कम है, इसको बोलते हैं रिमोट। और किसी चीज की चांसेस अगर रिमोट होना, तो उसकी कभी भी अकाउंटिंग नहीं होती। लिख लें, क्या लिखोगे? नो अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। नो अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। अगर चांसेस रिमोट हैं तो अकाउंटिंग होगी ही नहीं। एंड नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, और ना ही डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है। नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, ना ही डिस्क्लोजर की जरूरत होती है। एक्सेप्ट वन केस, केवल एक केस को छोड़ करके। हमारे अकाउंट में रिमोट चीजों की ना तो अकाउंटिंग होगी और ना ही डिस्क्लोजर्स दिया जाएगा। डिस्क्लोजर मतलब फुटनोट में भी नहीं दिखाएंगे। इग्नोर इट, भूल जाओ कि कुछ ऐसा है। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। याद रहेगा? भूल जाएंगे हम, याद नहीं रखेंगे। डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट वन चीज, और वन वो क्या है? बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर्ड। आपने बिल की डिस्काउंटिंग करा ली, लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो इट्स टू बी डिस्क्लोज एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपको उसको एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाना पड़ता है। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर्ड, इसको छोड़ करके। अब पहले तो मैं आपको समझाता हूं बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर्ड क्या चीज होती है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। समझे? क्लियर? कार्तिक और राज एक बार और आओगे? ध्यान से देखना।
भाई राज है, राज मेरा स्टूडेंट है, मैंने राज को ये बॉटल सेल करी, नहीं मेरी दुकान है बॉटल की, मैंने बॉटल सेल करी कितने रुपए की, 2000 के। राज भाई पैसा कब दोगे? ये बोलते हैं सर 3 महीने बाद दूंगा। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। मैंने यार राज भाई वो कॉपी उठा के लाना राज की। मैंने बोला 3 महीने बाद पैसा दोगे, मेरे को विश्वास नहीं है 3 महीने बाद आपने नहीं दिया, मुकर गए तो। ये बोलते सर मैं लिख के दे देता हूँ। क्या करके दे देता हूँ? जोर से बोलो। लिख करके। तो इनने मेरे को एक कागज पे क्या कर दे दिया? लिख करके दे दिया। क्या लिख करके दे दिया? कि मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा। तो इनने मेरे को लिख करके पैसा दे दिया कि भैया ये 3 महीने बाद मेरे को पैसा देंगे। क्या मेरे पास कुछ आ गया? इसको बचपन में आप कुछ बोलते थे बीआर। क्या बोलते थे इसको? बीआर। क्या बोलते थे? बिल रिसीवेबल। क्या मेरे पास एक बिल रिसीवेबल आ गया जिसपे इनने साइन करेंगे कि 3 महीने बाद ये मेरे को पैसा देंगे। समझ में आया कि नहीं? बोलो। आ गया मेरे पास पैसा? क्लियर। अब राज भाई तो अपने घर चले गए, 3 महीने बाद मेरे को पैसा लेना है। क्लियर है कि नहीं? तो राज भाई तो कहां चले गए? घर। अब राज भाई तो चले गए घर, लेकिन मेरे को पैसों की अभी रिक्वायरमेंट है। मैं क्या करूं? पहले तो बताओ, क्या राज पैसा नहीं देगा ऐसा मेरे को लग रहा होगा? अगर ऐसा लगता तो मैं सेल ही नहीं करता। मतलब मेरे को लग रहा होगा आदमी अच्छा है, रिमोट ऑब्लिगेशन है यार कि मेरा पैसा डूबेगा। बोलो हाँ है ना? तभी तो मैंने सेल करी होगी। मैं तो आपको अच्छे ही आदमी मान रहा हूं। बोलो। लेकिन कभी 0% हो नहीं सकता कि 0 से कुछ ज्यादा होगा, लेकिन 5% से कम चांसेस है कि पैसा डूबेगा। तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मैं बैंक पहुंचा। बैंक में जाके मैंने बोला बैंक जी मेरे को 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, मेरे को आज आप कुछ पैसा दे दो, 3 महीने बाद आप रात से जाके कलेक्ट कर लेना। मैंने इनसे बिल की क्या करवा ली? फटाफट बोलो। डिस्काउंटिंग। इनने मेरे को क्या दे दिया? पैसा दे दिया। सारे बच्चे बताओ बिल मेरे पास है कि बैंक के पास है? जोर से बोलो। अब इसी समय पे आ गया ईयर एंड। क्या आ गया? ईयर एंड। क्या मैंने बैंक से वादा करा है कि अगर राज पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा? मेरे को बताओ, राज पैसा नहीं देगा इसके चांसेस क्या है? रिमोट है, मेरे को लग रहा है दे ही देगा। बोलो हाँ है ना? तभी तो मैंने डिस्काउंटिंग कराई। लेकिन अगर नहीं दिए तो मेरे को देना पड़ सकते हैं। जोर से बोलो हाँ है ना? तो ये रिमोट ऑब्लिगेशंस है मेरी, क्योंकि वादा करा है बैंक से कि अगर राज नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। इसी बिहाफ पर बैंक ने मेरे को पैसा दिया है। बोलो हाँ है ना? ये मेरा जो वादा है ये रिमोट है, लेकिन फिर भी हमारा AS29 आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो बोलता है इसको कंटेंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाना पड़ेगा, भले ये रिमोट ऑब्लिगेशन है। केवल इस चीज को डिस्क्लोजर देना पड़ता है। बाकी चीजों का डिस्क्लोजर मतलब इसकी मैं कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा, फुट नोट में खाली डिस्क्लोजर दूंगा कि मैंने एक बिल की डिस्काउंटिंग कराई थी, लेकिन अभी उसकी मैच्योरिटी डेट आई नहीं है। ये मेरे लिए लायबिलिटी है कि नहीं? क्योंकि मेरा ये वादा है, कमिटमेंट है। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो याद रहेगा। तो बस इसका ही डिस्क्लोजर दिया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ बच्चे? पक्का? तो बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर्ड है रिमोट, लेकिन एक्सेप्शंस है। केवल एक रिमोट ऑब्लिगेशन ऐसा है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होता है, बाकी कोई रिमोट ऑब्लिगेशन डिस्क्लोज नहीं होंगे। उन सबको हम क्या करेंगे बेटा? इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्या ये सारी टेक्निकल बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? पक्का? नेक्स्ट है बेटा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। कौन सा ऑब्लिगेशन बेटा? पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब यहां पर क्या है? when the chances are up to 50%, किसी चीज के होने के चांसेस अप टू 50% हैं या लेस देन 50% हैं, बट मोर देन 5% है, 5% से ज्यादा है लेकिन 50% तक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट बोलो। पॉसिबल ऑब्लिगेशन। लेस और इक्वल टू 50%, ध्यान रखना इक्वल टू भी लिख लेना। when the chances are less or equal to 50%, तो इज कॉल्ड एट पॉसिबल ऑब्लिगेशन। कौन सा ऑब्लिगेशन बेटा? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। उसको आप पॉसिबल ऑब्लिगेशन बोल लेंगे कि भैया ये ऑब्लिगेशन एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो दीज ऑब्लिगेशन इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन। भाई ये चीज होगी, इट्स अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। बोलो। कल ट्रंप जी जीत गए, कहां पर? अमेरिका में। जीत गए कि नहीं? ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। एक दिन में यूक्रेन और रूस का वार जो चल रहा है वो एक दिन में रुकवा देंगे। क्या मानते हो? रुकवा देंगे एक दिन में? एक दिन में
बोले एक दिन के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो, मैं एक दिन में बाहर रुकवा दूंगा। ने अनाउंसमेंट किया था, बन गए। कल से आज तक रुका तो है ही नहीं। बोलो अच्छा, क्या जनता को पहले से पता है कि एक दिन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? लेकिन क्या इसको रिमोट बोल सकते हो? रिमोट भी नहीं बोल सकते। हो सकता है कि वो बार रुकवा दें, लेकिन कुछ समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट उन्होंने करी है वो करेंगे तो उस पे काम। चांसेस आर 50-50 की हो सकता है वॉर रुक जाए, हो सकता है वॉर ना रुके। बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। इसको बोलते हैं रिमोट। तो हमारे जितने भी नेता लोग होते हैं ऐसे बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, जब चुनाव होना होता है तो बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बताओ, ऐसे बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, क्या जनता पागल है? उसको समझ में नहीं आता कि ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जनता विश्वास कर लेती है। लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट, क्या ये ऑब्लिगेशन आएंगे, काम हो जाएंगे? चांसेस आर मोर देन 50% कि लेस देन 50%? सबको पता होता है कि लेस देन 50% ही है। जीतने के बाद पार्टी दिखाई भी नहीं देती। जब तक चुनाव चलते हैं तब तक लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। जैसे चुनाव खत्म हुआ, नेता लोगों को तुम ढूंढते रहो, मिल गए तो ठीक है, बोलो आया ना। लेकिन कुछ तो करते हैं, लेकिन सारे काम नहीं करते। समझ में आया कि नहीं? बताओ, इसको आप क्या बोलोगे? फटाफट बोलो। पॉसिबल। मतलब किसी चीज के होने के चांसेस 50% तक हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉसिबल। अगर कोई चीज पॉसिबल है तो इग्नोर द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इसकी भी नहीं होती। इग्नोर द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इसकी भी नहीं होगी। बट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। लेकिन क्या देना पड़ता है? जोर से बोलो। डिस्क्लोजर देना पड़ता है। पॉसिबल चीजों की अकाउंटिंग नहीं होती, बट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। समझ में आई बात की नहीं? बोलो। पक्का? रिमोट ऑब्लिगेशन है बट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। क्लियर? अब डिस्क्लोजर कैसे देंगे? तो डिस्क्लोजर आता है बेटा एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी फुट नोट में। खाली डिस्क्लोजर बता देते कि ऐसा है। क्लियर? बोलो। हाँ है ना? आपके पापा ने घर पे बोल दिया तेरी शादी करवा दूंगा। अब रिमोट है कि पॉसिबल है? पापा बोल रहे तो पॉसिबल है कि नहीं? तो भैया बाहर डिस्क्लोजर देना चालू कर दो, मेरी शादी होने वाली, मेरी शादी होने वाली है, ताकि दूसरे लोग दूर रहे तुमसे। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों के साथ धोखा ना, तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है एज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी। याद रहेगा सबको? पक्का? चलो इतना पढ़ के आओ, बाकी कल डिस्कस करते हैं। आज तो मेरा टाइम हो गया। समझ में आया इतना? बेटा ये 5 वर्ड्स पढ़ने के बाद ही हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्टार्ट करूंगा। 2-3 चीजें और हैं, जैसे कैपिटल के बारे में थोड़ा सा, कैपिटल मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। कुछ नई चीजें पढ़ूंगा जो टेक्निकल रहेंगी। इसी को एडवांस अकाउंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद एएस पढ़ोगे तो एएस में आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो एएस में रटाऊंगा और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? चलो बाय बाय, थैंक यू।